नमस्कार। पॉडकास्ट विद आकाशवाणी छतरपुर पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सविता और आज के इस विशेष पॉडकास्ट में जहां हम लेकर आए हैं एक ऐसे प्रेरणादायक शख्सियत जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक अनुभवी शिक्षक, एक मार्गदर्शक और सेवानिवृत्त डाइट से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, जिन्होंने वर्षों तक शिक्षक, प्रशिक्षक और गुणवत्ता सुधार और विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका अनुभव, इनकी सोच और शिक्षा के प्रति इनकी एक दृढ़ निष्ठा जो है वो आज भी बच्चों को याद दिलाती है। आज हम इनके जीवन के अनुभवों, शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों, चुनौतियों और नए दौर में शिक्षा की दिशा पर विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद आज के हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं पन्नालाल अहिरवार जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी सर, मैं पहले चाहूंगी कि आप अपनी शिक्षा के सफर में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी मैडम, मेरा शिक्षा पे सफ़र जुलाई 85 से शुरू हुआ है जी। 1980 में मैंने हायर सेकेंडरी किया बायोलॉजी ग्रुप से। इसके बाद बीएससी बायो से और एमएससी बॉटनी 1985 में किया। 25 जुलाई 85 को मेरी पदस्थापना उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर साऊ मावी सानई जिला गुना हुई थी जी। तभी से मैं शिक्षा विभाग में काम कर रहा था। अगस्त 24 में मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका। जी, जैसे कि पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप डाइट के प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। जी मैडम। तो इसका क्या एक रोल रहता है और आपकी क्या जिम्मेदारियां थी इसमें? जी, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये पूरे जिले का कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, उनके शिक्षकों का प्रशिक्षण केंद्र है। आपकी सर इसमें क्या क्या जिम्मेदारियां रही? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, जिला स्तर पर शैक्षणिक संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण, जिसमें सेवा पूर्व और सेवाकालीन अनुसंधान और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। जी। यह राज्य और केंद्र की शैक्षिक नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी मानते थे कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे बड़ा साधन है। आइए हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बताए मार्ग पर चलें। ये संदेश है पीएल अहिरवार, रिटायर्ड प्रिंसिपल, छतरपुर की ओर से। वैसे तो बहुत सारे ऐसे मीडियम होते हैं आज के टाइम पे और पहले के समय में भी जो एक बच्चा सोचता है। आपने जब अपना कैरियर चूज किया था, शिक्षा का क्षेत्र ही आपने क्यों चुना? जब हम एमएससी बॉटनी से पढ़ाई कर रहे थे जी। उस समय हमारे जो कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर थे, पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगता था। तो हमने भी वही करियर चुना कि हम भी लेक्चरर बनना चाहते हैं और अंत में हम बायोलॉजी विषय के लेक्चरर बने, जिसमें हमने बहुत सालों तक हायर सेकेंडरी और डाइट में अपनी सेवाएं दी हैं। क्या आप जब पढ़ते थे तो आप अपने क्लासमेट्स को भी पढ़ाते थे? जी मैडम। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जो एक गुण होता है वो कहीं ना कहीं पहले ही हमारे में छलक जाता है और एक आइडिया हो जाता है कि हम क्या पढ़ाने का हमको बहुत शौक था जी। और हम अपने क्लास से छोटे जो हमारे जूनियर थे उनको उस विषय के बारे में हमेशा पढ़ाते रहते थे। सर, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस रहा है, आपने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से प्रमुख बदलाव देखे? 1985 से और 2024 तक बहुत बदलाव हुए हैं। पहले सभी काम मैनुअल हुआ करते थे और आज की तारीख में सभी काम डिजिटल हो गए हैं। तो कार्यालयीन कार्यों में और पढ़ाई के मामले में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम हो गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम हो गए हैं, जिसमें स्मार्ट बोर्ड हैं और बच्चे बड़ी रुचि के साथ इन सबको पढ़ते हैं। बिल्कुल। आज के समय में शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियां हैं? शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को संभालना है, क्योंकि
पहले बच्चे बड़े अनुशासन में रहते थे और आज हम देखते हैं कि बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। और यदि शिक्षक अपने विषय पर कमांड रखता है, पूर्व तैयारी के साथ में जाता है, सबसे अच्छा शिक्षक वही है जो आज उसको क्या पढ़ाना है उस विषय पर पहले से अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर ले, कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पढ़ाने के बाद हम क्या चर्चा करेंगे। यदि वो पूर्व तैयारी के साथ जाता है तो वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और बच्चे उसको बड़ी आसानी से समझ कर सकते हैं। और यदि शिक्षक ने तैयारी नहीं की है, ऐसे ही पहुंच गया है, तो फिर बच्चों को सामने वो नहीं आ तो एक जिसको हम अक्सर हमेशा पढ़ते हुए हैं कि एक मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो है वो बहुत जरूरी है और प्लानिंग जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। होमवर्क जितना बच्चों के लिए जरूरी है उतना एक शिक्षक के लिए भी जरूरी है। सबसे अच्छा सफल शिक्षक वही है जो पूर्व तैयारी के साथ जाता है। जी सर, अगर आज के समय में भी देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच अंतर काफ़ी है, उसे आप कैसे देखते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में जो संसाधन हैं उनकी कमी है जी। मैं 2003 से और 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहा हूँ और मेरा संकुल था। संकुल मीन क्लस्टर, जिसमें 15-20 स्कूल आया करते थे, तो उनकी मॉनिटरिंग करना भी संकुल प्राचार्य का दायित्व होता है। तो कई विद्यालय हमारे बहुत अच्छे थे, जहाँ टीचर अच्छे थे, पढ़ाते थे, वो अच्छे थे, और कई जगह संसाधन नहीं थे, शासन ने ऐसे स्कूल खोल दिया जहाँ संसाधन नहीं है, टीचर नहीं है, तो वहाँ के बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत कमजोर था। तो पुअर बच्चे रहते थे। और जो शहरी क्षेत्रों में है तो आज के समय में सभी टीचर शहर की ओर भागते हैं, तो यहाँ पर संसाधन अच्छे हैं और एजुकेशन का स्तर भी अच्छा है। बिल्कुल। डाइट संस्थानों की भूमिका आप वर्तमान समय में कितना प्रभावी मानते हैं? डाइट, जैसा कि हमने आपको बताया कि डाइट जो है पूरे जिले का एक प्रशिक्षण संस्थान है जी। और वहाँ जो शिक्षक काम करते हैं वो जितने भी जिले में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर हैं उनके ओरिएंटेशन कार्यक्रम होते रहते हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण होता रहता है 5 दिन के, 8 दिन के। और जो जो नई विधाएं आती हैं उन विधाओं को डाइट के माध्यम से उनको बताया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने विद्यालयों में उसको अप्लाई करें ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके, बच्चे आसानी से उसको सीख सकें। तो जब भी कोई बदलाव होता है, शिक्षण विधियों में बदलाव होता है और चीज़ों में बदलाव होता है, तो पहले डाइट स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है भोपाल बुला करके, और फिर डाइट स्टाफ यहाँ आकर के बारी बारी से जिले के टीचरों को बुलाता है और उनको माने वो जो नई तकनीक आई है, नई विधा आई है, उसके बारे में उनको ट्रेंड करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी मानते थे वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के पक्षधर थे। उनका मानना था मनुष्य की महानता उसके जन्म में नहीं बल्कि उसके कर्मों में होती है। आइए हम संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के दिखाए मार्ग पर चलें और समाज के विकास में अपना योगदान दें। ये संदेश है PL अहिरवार, रिटायर्ड प्रिंसिपल, छतरपुर की ओर से। नई शिक्षा नीति यानी कि NEP को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? नई शिक्षा नीति NEP 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुरूप लचीला, रचनात्मक और कौशल आधारित बनाना है। यह 10+2 के बजाय 5+3+3+4 संरचना अपनाती है। यानी इसके पहले जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो 10+2 थी। कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थी स्कूल में रहता था, शासन की जिम्मेवारी थी। और अब इस नई शिक्षा प्रणाली में, जिसे NEP 2020 बोलते हैं, इसमें बदलाव किया गया है 5+3+3+4। यानी अब बच्चा जो है विद्यालय में 15 वर्ष रहेगा, जो मातृभाषा में शिक्षा, व्यवसाय कौशल, कोडिंग और बहुविषयक दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिससे शासन का जो उद्देश्य है कि 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकें। जी सर, आपने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा अनुभव या पहल की हो जो आपको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करवाती हो? जी मैडम, मैंने 39 साल 1 महीने 7 दिन सेवा की है जी। और मैं जीव विज्ञान विषय का शिक्षक रहा हूँ। तो
हमारे कार्यकाल में हमारे कई स्टूडेंट बहुत अच्छे पदों पर हैं और हमको विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए जो मौका मिला है तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 3 बार जिन विद्यालयों का हाई स्कूल का रिजल्ट 80% से ऊपर रहता है उनको राज्य स्तर से सम्मानित किया जाता है, साल श्रीफल देकर के, सर्टिफिकेट देकर के। तो ये अवसर हमको 3 बार मिला है। जब हम शासकीय हाई स्कूल गोलगंज में थे तो हमारा रिजल्ट 84% रहा है, 2 बार 80% से ऊपर रहा है। तो शासन ने हमको बड़े स्तर से सम्मानित किया है बुला करके। और विद्यालय में जब मैं रहा हूँ, अनगौर में रहा हूँ, 6 वर्ष रहा हूँ, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं जिसको आज भी वहाँ की जनता देखती है कि 40 साल में ना ऐसा काम हुआ है ना हो सकता है। तो ये काफ़ी एक शिक्षक के लिए बहुत अच्छी बात रहती है। जैसा आपने बोला कि आपके बच्चे जब अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं तो आपको बहुत खुशी हुई उस समय में, और आपने ये भी बताया कि शिक्षक के रूप में आपने बहुत सारे ऐसे बदलाव भी किए जिसे आज भी वहाँ के लोग जो है वो याद रखते हैं। जी, तो आपके लिए वाकई में ये एक बधाई पात्र और खुशी की बात है, आपको याद आती होगी बात। जी सर, आज के अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक रिस्पेक्ट का दायरा था शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में, या फिर एक अनुशासन था, क्या आज के टाइम पे उसमें स्थिरता है या उसमें बदलाव आ चुका है? स्थिरता भी है और बदलाव भी आ चुका है, दोनों बातें हैं। पहले इतना वो नहीं था, स्टूडेंट शिक्षक का बहुत सम्मान करते थे और शिक्षक भी पूर्ण मनोयोग के साथ पढ़ाते थे। हम तो कहीं ना कहीं शिक्षक को दोषी मानते हैं। यदि जो शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आज भी बच्चे उनका रिस्पेक्ट करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक दायरा भी उनमें होना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट की। हाँ, रिस्पेक्ट। जी, आज क्योंकि डिजिटल मीडिया आ गया है, ऑनलाइन लर्निंग बहुत बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि ये बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक पॉजिटिव चीज रही है, या इसके कुछ ऐसी हानिकारक चीजें भी रही हैं जो बच्चों की जिसने शिक्षा पर असर डाला हो? आपकी क्या राय है? इसके में दोनों प्रभाव हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आज ऑनलाइन का ज़माना है और जो चीज़ें बच्चे सिर्फ टीचर के माध्यम से सीख पाते थे, आज वो मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मैटर पड़े हुए हैं और बच्चे वो सीख जाते हैं। नेगेटिव प्रभाव ये है कि बच्चे अब किताबों से दूर होता जा रहा है, मोबाइल की ओर ज़्यादा, ऑनलाइन वो ज़्यादा ध्यान देता है और किताबों से दूर होता जा रहा है। तो ये उसकी जो पढ़ने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं तो हम उतना ही पढ़ते हैं, सीमित हो जाते हैं, लेकिन जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो वो ज्ञान विशाल, किताबों में अनलिमिटेड ज्ञान, अनलिमिट हो जाता है। हमारे समय में मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे, तो हम जितना भी ज्ञान अर्जित किया है हमने वो सारा किताबों से किया है। तो उस समय पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, जब भी समय मिला जब पढ़ाई करते थे। और आज के बच्चे कम से कम पढ़ते हैं, लकीर के फकीर हो जाते हैं। जितना एक टॉपिक है उसको पढ़ लिया, लेकिन इससे मुझे लगता है ये उन्नति की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा हो सकता है कि है ना। तो यही एक अनुरोध भी है सभी पेरेंट्स से भी और जो विद्यार्थी में हैं कि आप किताबों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ें। एक अच्छे शिक्षक के लिए आपके अकॉर्डिंग सर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक शिक्षक में होनी चाहिए? एक अच्छे शिक्षक में पहली विशेषता जो है कि वो अनुशासन में रहे। जब भी वो टीचिंग के लिए जाए क्लासरूम में तो अपनी तैयारी के साथ जाए। जैसा कि हमने पहले बताया है कि एक अच्छा शिक्षक वही शिक्षक है जो पूरी तैयारी के साथ, हमको आज क्या पढ़ाना है क्लासरूम में, उसकी तैयारी के साथ जाए तो उसका जो टीचिंग है वो बहुत प्रभावी रहेगी और बच्चों के साथ वो मधुर संबंध बनाए। जी, बहुत ही अच्छी बातें हैं। और इसके साथ ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे युवा जो आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक बनने के लिए सर आज के समय में सबसे पहले उसको, यदि वो प्राइमरी शिक्षक बनना चाहता है तो डीएलएड करना ज़रूरी है या बीएड करना ज़रूरी है। बिना माने प्रशिक्षण के वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे सभी उम्मीदवार जो शिक्षण के क्षेत्र में आना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि उन्होंने
स्पर्श 12वीं की है या इसके पहले भी 12वीं की है तो मई के महीने में ऑनलाइन डीएलएड करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन निकलता है, ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं, उसमें सभी अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए जाते हैं और इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र से इसकी सूची निकलती है मेरिट के आधार पर। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें सर ने दी, एक प्रोसेस बताया कि किस तरह शिक्षक बनने के लिए क्या क्या कार्रवाई जो है वो ज़रूरी है, और इसके साथ ये भी बताया कि शिक्षक बनने के लिए फोकस्ड रहना, डिसिप्लिन्ड रहना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ डिजिटल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहकर किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ये सब क्वालिटीज़ जो हैं वो एक शिक्षक में ज़रूर होनी चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी पीएल अहीरवार जी ने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। और अब श्रोताओं, आप सबसे लेते हैं हम इजाज़त। अगली बार फिर एक पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।